ओके, हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? चलिए, ग्रेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को। और आज आपको पता चलेगा केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस का कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। तो इस एचयूआर बैच में हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग प्लस एसिड बेस केमिस्ट्री, और साथ साथ में मिक्स इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, हम क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हमारा मेथड क्या है पढ़ने का, ये आप लोगों को पहले मैंने बता चुका हूं। ठीक है, तो आज के सेशन में एसिड बेस रिएक्शन वर्सेस वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्शन थ्योरी, थोड़ी एडवांस लेवल की, बैक बॉन्डिंग, डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देन पॉइंट ग्रुप वर्सेस वीएसईपीआर थ्योरीज, पॉइंट ग्रुप का क्या रिलेशन केमिकल बॉन्डिंग के साथ आ सकता है ना। ये भी हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो पॉइंट ग्रुप से हम या वीएसईपीआर से हम पॉइंट ग्रुप भी निकाल सकते हैं, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपके सामने आपको देखने के लिए मिलेंगे। बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ, dipole moment, polar, non-polar and polarity orders, and this stereochemically active or inactive lone pair concept, stereochemically active और inactive lone pair concept। तो आज इन 6 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को देखना चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको मेरा मेथड पता ही हो गया है अभी कि मैं किस लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज के ये 6 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट एसिड बेस रिएक्शन वाला है, बैक बॉन्डिंग से डायमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन हम चेकआउट कर सकते हैं, पॉइंट ग्रुप वर्सेस वीएसईपीआर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल का रिलेशंस, एंड डायपोल मूवमेंट्स एंड स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर कॉन्सेप्ट, लोन पेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप सब लोग के दिमाग में अप्लाई करना सिखाएंगे। ठीक है, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट, चेक योर कॉन्सेप्ट। तो इस 6 कॉन्सेप्ट के 6 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। मुझे पता चल जाएगा कि आप अब किस लेवल पे हो अभी। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक के 6 क्वेश्चन मैं लूंगा, देन उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर नए और लेटेस्ट क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में बनने के चांसेस है वो क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। 6 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज कहां तक है। एसिड बेस रिएक्शंस प्लस वीएसईपीआर, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, पॉइंट ग्रुप वर्सेस वीएसईपीआर, बैक बॉन्डिंग, डायमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, डायपोल मूवमेंट्स, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चलो देखते हैं कि आप लोग आपका नॉलेज कहां तक है इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो इसी टाइप से हम अचीवर्स बैच में पढ़ते रहेंगे बच्चों, है ना। अचीवर्स बैच का मेथड आपको पता है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी रिपीटर्स हो, आप लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है, बट कहाँ पे आप लैगिंग कर रहे हो उस लैग को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम जाएंगे। तो 6 कॉन्सेप्ट के 6 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, देखना चाहता हूं कि आप कहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट है। फिर मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ आप लैग कर रहे हो, फिर मैं
पूरे कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन को बेहतरीन अंदाज में रीड करें। इसमें एसिड बेस प्लस VSEPR और एज वेल एज पॉइंट ग्रुप्स, तीन कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया गया है, मिक्स करके दिया है। तो रीड दी क्वेश्चन प्रॉपरली, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, क्या पूछा गया है, फिर हमें आगे शिफ्ट करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आराम से, मजा आएगा आपको। आज के कॉन्सेप्ट बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, भारी भी है और इंटरेस्टिंग है, जो आपको एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग सिखाएंगे। नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग आप कर लेते हो, बट जब केमिकल बॉन्डिंग के साथ कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती है तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ गलतियाँ हमसे हो जाती है। चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही हो सकता है? आपका कॉन्सेप्ट मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ तक आप पहुँचे हो अभी, है ना। क्योंकि हर बार वही गलती करोगे तो फिर उसी लेवल पे रहोगे। हमें वो गलती को रिपीट नहीं करना है जो हम गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं। उस गलतियों को वापस से हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है, रिपीट नहीं करना। चलिए, क्या लगता है? तो ये एसिड बेस प्लस, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, लैगिंग कर जाते हैं कि सर हमें जम नहीं रहा है, ठीक है, समय हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, डोंट वेरी, और इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो ये कितना बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है एसिड बेस रिएक्शन का। चलो मैं एक बार बता तो देता हूं आपको पहले, है ना। SF4 की रिएक्शन हम कर रहे हैं सीजियम F के साथ, ठीक है। ये A है आपका और इससे हमें को B मिल रहा है, B प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल्स है, ये सीजियम +1 F निगेटिव, तो ये बेस हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ये एसिड है बच्चों और ये आपका बेस है। ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करेगा और आफ्टर एक्सेप्ट दे AS सल्फर F5 निगेटिव और इसको स्टेबलाइज करेंगे आपके सीजियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, ठीक है, सीजियम पॉजिटिव। सेकंड, इसी ए की रिएक्शन यानी SF4 की रिएक्शन अगर आप BF3 के साथ करते हो तो BF3 एक्ट एज ए लेविस एसिड, BF3 एक्ट एज ए लेविस एसिड। BF3 का काम क्या है, लेविस एसिड है भाई, लेविस एसिड है, ठीक है। तो ये इससे एक फ्लोरीन ले लेगा और BF4 बन जाएगा, बिकॉज जस्ट लाइक BF4 है ना। तो यहां पे बन जा रहा है आपका BF4 निगेटिव और इसको स्टेबलाइज करेंगे SF3 पॉजिटिव। एक्सेप्ट। तो हमारा क्या मिल गया, ए से हमने बी बनाया और फिर ए से हमने सी बनाया, ए से हमने सी बनाया, ठीक है। तो आपके इसमें बोथ प्रोडक्ट आर एनायनिक बोला है। प्रोडक्ट बी हैव C4V पॉइंट ग्रुप वेयर C इज द C2V पॉइंट ग्रुप्स, ठीक है। B इज द स्क्वायर प्लेनर and the C is the hypervalent compounds, ठीक है। B is the square pyramidal shapes and the in the case of C formation of A product। तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके दिए गए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द C। अब why C is the correct option? C means second and the fourth is the correct, second and fourth is the correct। पहला दोनों भी जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें ये एनायन बन रहा है और ये कैटायंस बन रहा है, समझ रहे हैं। यहां पे एनायन बन रहा है SF5 निगेटिव और SF3 पॉजिटिव कैटायंस बन रहा है। तो बोथ प्रोडक्ट इज द नॉट एनायनिक, बोथ प्रोडक्ट इज नॉट द एनायनिक। समझ में आ रहा है आपके कि दोनों प्रोडक्ट एनायनिक नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। सेकेंड, प्रोडक्ट बी है C4V पॉइंट ग्रुप, चलो निकालते हैं। प्रोडक्ट सी इज द C2V पॉइंट ग्रुप। तो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सल्फर दैट कंटेनिंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। एक निगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा दे दीजिए। सराउंडिंग फ्लोरीन इज दी 5, तो 5 कोवलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्स। कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं आपके, 5 कोवलेंट बॉन्ड एंड रिमेनिंग इज द लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड्स पेयर 1 लोन पेयर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3
D2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आ गया बिकॉज 5 बॉन्ड्स पेयर 1 लोन पेयर। एंड विच अरेंजमेंट? स्क्वायर पैरामेडल अरेंजमेंट। ये कौन सी अरेंजमेंट में चल गया? एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड्स पेयर है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्क्वायर पैरामेडल। तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स में 5 बॉन्ड्स पेयर 1 लोन पेयर, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर पैरामेडल। और स्क्वायर पैरामेडल का पॉइंट ग्रुप क्या आता है बच्चों? C4V पॉइंट ग्रुप आता है। वेरी गुड, तो यहां C4V आ रहा है, बिल्कुल सही। सेकेंड, SF3 पॉजिटिव है ना, SF3 पॉजिटिव का निकालेंगे तो SF3 पॉजिटिव सल्फर दैट कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज है, एक कम कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5। सराउंडिंग फ्लोरीन इज दी 4, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 बॉन्ड्स पेयर 1 लोन पेयर, ऑब्वियसली टोटल हाइब्रिडाइजेशन इज दी sp3। बट एक लोन पेयर 3 बॉन्ड्स पेयर होते हैं तो इसको बोलते हैं पैरामेडल शेप, जस्ट लाइक NH3 है ना। और NH3 का बॉन्ड ग्रुप क्या होता है? C3V, तो ये भी क्या आ जाएगा? C3V बॉन्ड ग्रुप। कौन सी अरेंजमेंट है? पैरामेडल, ट्रायगोनल पैरामेडल अरेंजमेंट। तो C3V है, हाँ C3V, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। B इज द स्क्वायर प्लेनर, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। B इज द स्क्वायर पैरामेडल, बिल्कुल सही है। एंड द C इज द फॉर्मेशन ऑफ A एक्ट एज ए बेस। इसमें यहां पे क्या हो रहा है? C के अंदर ये क्या हो जा रहा है? एसिड, तो ये क्या हो जाएगा फिर? एक्ट एज ए बेस हो जाएगा। तो बड़ा ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे यहां गलतियां करते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आगे चलकर आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी देने वाला हूं इसमें, जिससे आपके इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। बट ये तो मुझे पता चल गया कि आप कहाँ वीक कर रहे हो, कहाँ वीक हो रहे हो, कि एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स कहाँ अटक रहे हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन था, मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं आप गलतियां कर ही रहे हो वहां पे, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड, चेक योर कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट चेक करिए। तो यहां पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई है, बट यहां पे 2 कॉन्सेप्ट होने वाले हैं बच्चों। बेसिक स्ट्रेंथ है, बट यहां पे आपको कॉन्सेप्ट लगने वाला है बैक बॉन्डिंग। चलो हिंट मैंने आपको दे दिया है, द कॉन्सेप्ट इज दी बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट लगाकर आपको यह आंसर करना है। तो एक 6 कॉन्सेप्ट आप पढ़ने हैं, तो 6 कॉन्सेप्ट के 6 क्वेश्चंस मैं लूंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है आपको पता चल गया होगा कि हम अचीवर्स में आपको किस टाइप से आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, हमारा काम है कि आपकी गलतियों को भी पता करना, कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, और उस गलती को सुधारना और आपके अंदर इंप्रूवमेंट करना, ये हमारा काम है, ठीक है। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेंड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेंड बताइए। आराम से सोचें, देन आंसर करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। छाया, श्री, नुजहत, सब लोग ट्राई करें। विच ऑप्शंस आर करेक्ट? सब ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं और कुछ बच्चे डी को भी चूज कर रहे हैं, ठीक है, डी को भी चूज कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग सी को चूज कर रहे हैं। चलो, तो बेसिक स्ट्रेंथ आपको पूछी गई है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूं। तो यहां पे OCH3, इसके पास 2 लोन्स पेयर एंड 2 बॉन्ड्स पेयर है इस मॉलिक्यूल्स के पास, और OSiH3, इस मॉलिक्यूल के पास भी 2 लोन्स पेयर एंड 2 बॉन्ड्स पेयर है। तो दोनों मॉलिक्यूल दैट कंटेनिंग 2 लोन्स पेयर एंड 2 बॉन्ड्स पेयर, बट इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग है ना, यहां पे कोई बैक बॉन्ड नहीं हो रहा है, बिकॉज कार्बन डज नॉट कंटेनिंग एनी वैकेंट ऑर्बिटल्स, बट सिलिकॉन दैट कंटेनिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो यहां पे सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग आर टेक प्लेस। ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड बनाएंगे। दैट मीन्स दिस लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी, और ये ऑलमोस्ट लीनियर अरेंजमेंट के अंदर आपको दिखेगा।
तो यानी ये लोन पेयर आपकी लेस बेसिक हो गई, तो ये हम इसका मतलब है कि ये लोन पेयर आपकी लेस बेसिक होने वाली है। बट ये जो लोन पेयर है वो मोर बेसिक नेचर की होगी, मोर बेसिक। तो OME हमारा टू यहां पे दिया है, OME यहां पे दिया है, तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो टू ऑप्शन इज डायरेक्टली एलिमिनेट। इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन द PSiH3 PSiH3 PS, तो फास्फोरस दैट कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ए आपके पास एक लोन पेयर 3 बॉन्ड्स पेयर है। NCH3 इसके पास भी एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड्स पेयर है, तो दोनों मॉलिक्यूल दैट कंटेनिंग 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड्स पेयर। बट हमें चेक करना है बैक बॉन्डिंग। मैंने बोला ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगे, बैक बॉन्डिंग। ये फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है, सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है, और 3p बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है 3p बैक बॉन्डिंग। तो यहां पे नो बैक बॉन्डिंग, दैट मींस दिस लोन पेयर आर मोर बेसिक, क्योंकि बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। बट नाइट्रोजन लोन पेयर आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, और कौन सी, सेंट्रल टू सराउंडिंग, यानी पाई में कन्वर्ट हो जाएगी और बैक बॉन्डिंग हो जाएंगे सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की तरफ, पी पाई से डी पाई की तरफ। तो यहां पे कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, और इस वजह से दिस लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इज द ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। बट ये जो अरेंजमेंट है वो पैरामेडल का पैरामेडल ही रहेगा, बिकॉज ऑफ नो बैक बॉन्डिंग, इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, 3p बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो क्राइटेरिया फॉर द बैक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने वो अप्लाई नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये तो लेस बेसिक हो गए, ये मोर बेसिक हो गए। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे दिया है, यहां पे, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका है। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन इज दिस सी। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है बच्चों, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो अगर कोई मॉइटी सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ बैक बॉन्ड करती है तो उसकी बेसिकसिटी डिक्रीज हो जाती है ना। कोई भी मॉइटी है ना सेंट्रल एटम से, कोई भी मॉइटी सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग करेंगी, क्या करेंगी, बैक बॉन्डिंग, तो उस कंडीशन में बेसिकसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये सिंपल से ट्रिक्स है, मैं आगे चलकर भी दूंगा आपको, डोंट वरी। तो ये सिंपल से ट्रिक्स है और यही हमें सीखना है अपने अचीवर्स बैच के अंदर। बेसिकसिटी विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। तो जब भी सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग होती है तो बेसिकसिटी विल बी डिक्रीज, सराउंडिंग से सेंट्रल एटम होती है एसिडिटी विल बी डिक्रीजेस। तो कमाल की बात है, वेरी गुड। तो विच ऑप्शंस आर करेक्ट, सी ऑप्शंस। तो बैक बॉन्डिंग में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी एक बार और बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डायमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन से है। कॉन्सेप्ट इज दी डायमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, ये भी काफी पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। चलो अच्छे से पहले सोच समझकर क्वेश्चंस को रीड करना है, देन आंसर करना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। छाया, अरंचल, आयशा, कशिश, सब लोगों ने सही किया, है ना, कमाल की बात, वेरी नाइस। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट जो आज हम सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है आपके साथ में। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो सही आंसर कर पाते हैं, सही कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हैं। रीड दी क्वेश्चन प्रॉपर्ली। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किन किन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा, किन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट। कंसेप्ट यहां पे जो लगने वाला है दैट इज द डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। concept is the dimerization and polymerization. The concept is dimerization and polymerization. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए, कुछ बच्चे ए को चूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे
सी को चूज कर रहे हैं, यानी ए और सी के बीच में जंग शुरू है ना, जंग शुरू हो रही है कि ए हो सकता है या सी हो सकती है, ए हो सकता है या सी हो सकती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है और क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो करेक्ट आंसर इज द सी। ठीक है, सी। सी का मतलब है कि ए बी सी जो है वो तीनों मॉलिक्यूल दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए डाइबोरिन जो है, डाइबोरिन में हाइड्रोजन ब्रिजिंग में है। सबसे सिंपल से हिंट मैं आपको यहां पे दे सकता हूं कि अगर आर ग्रुप ब्रिजिंग में आ जाए, आर ग्रुप कोई भी अल्किल ग्रुप अगर ब्रिजिंग के अंदर आ जाए, समझ जाइएगा वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं। कोई भी आर ग्रुप, आर इज इक्वल टू हाइड्रोजन, आर इज इक्वल टू CH3, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आर ग्रुप ब्रिजिंग के अंदर आ जाए तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स बनाते हैं, दिस आर डेफिशिएंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये भी डायमराइजेशन करेगा। जो मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग नहीं करते हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज्ड करने के लिए डायमराइजेशन करते हैं। जो मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग नहीं करते हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज्ड करने के लिए डायमराइजेशन करते हैं। ठीक है, जिनको घर से पैसा नहीं मिलता है वो अपने दोस्तों से मांगते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना, दोस्तों से मांगते हैं। ठीक है, तो डाइमराइजेशन करेंगे, दो दोस्त मिलकर शेयरिंग करेंगे और बनाएंगे दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बट ये डेफिशिएंट बॉन्ड्स होंगे, रीच नहीं होंगे डेफिशिएंट बॉन्ड। बेरिलियम सॉलिड फॉर्म, जब भी सॉलिड वर्ड आ जाता है बच्चों समझ जाइएगा ये एग्जिस्ट करते हैं पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर। पॉलीमरिक फॉर्म है ना, ये भी पॉलीमरिक फॉर्म है और ये भी पॉलीमरिक फॉर्म है। पॉलीमरिक तो सॉलिड वर्ड आ जाए, बेरिलियम Cl2 सॉलिड, बेरिलियम H2 सॉलिड, दे एग्जिस्ट इन द पॉलीमरिक फॉर्म। पॉलीमरिक फॉर्म पॉलीमराइजेशन के अंदर जाएगी और यहां पे जो ब्रिजिंग बन रही है आपकी वो हाइड्रोजन ब्रिजिंग है। इसलिए जब भी आर ग्रुप ब्रिजिंग के अंदर आ जाए समझ जाइएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आपके बनने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप के, क्योंकि ये पॉलीमर है, बाय एन है, sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर होते हैं 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पे हाइड्रोजन ब्रिजिंग में आ रहा है और हाइड्रोजन ब्रिजिंग में है, तो इसलिए इसको भी हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे क्लोरीन ब्रिजिंग में है और जब भी हैलोजन ब्रिजिंग में आ जाए तो समझ जाइएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनते हैं, क्योंकि हैलोजन दैट कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हैलोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा देते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर आ जाती है। तो ये बाय एन तो है ना, पॉलीमर तो है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट हैलोजन ब्रिजिंग में आती है तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर और ऑलरेडी इसका एक इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो हैलोजन ब्रिजिंग में आ जाए तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, आर ग्रुप ब्रिजिंग में आ जाए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 एंड 3, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन इज दिस सी। होपफुली अंडरस्टैंड द सिंपलेस्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। एक सिंपल सी ट्रिक्स है कि हैलोजन ब्रिजिंग में आ जाए तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स, अल्किल ग्रुप ब्रिजिंग में आ जाए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड एंड डेफिशिएंट बॉन्ड, है ना, डेफिशिएंट बॉन्ड्स। चलिए, तो यहां मुझे थोड़ा सा लगा है ना, यानी ये मुझे बताने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यही तो मैं चाह रहा हूं कि पहले मैं एनालाइज करो आपकी बीमारी को कि आप बीमार कैसे हो। तो एसिड बेस रिएक्शन में आप बीमार हो, है ना, बैक बॉन्डिंग अच्छी है आपकी, बैक बॉन्डिंग अच्छी है, बट एसिड बेस रिएक्शन में आप बीमार हो। सेकंड मैंने कौन सा दिया था कॉन्सेप्ट आपको, डायमराइजेशन पॉलीमराइजेशन, इसमें थोड़ा सा बीमार है आप, है ना, 50-50 है आपका बीमारी, तो उसको दूर करेंगे, डोंट वेरी, उस बीमारी को हम दूर करेंगे, डोंट वेरी। चलिए नेक्स्ट, VSEPR वर्सेस पॉइंट ग्रुप से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, VSEPR वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्शन थ्योरी से और वर्सेस पॉइंट ग्रुप्स दोनों को मिक्स करके आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो किस लेवल के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट एंड द फोर्थ पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को रीड करें, एनालाइज करने दें, फिर मैं देखूंगा कि कहां पे आप वीक पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट बच्चा, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट।
चलिए आफ्टरनून क्या लगता है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेनिंग हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, कितने मॉलिक्यूल्स यहां पे है जिनमें हॉरिजेंटल प्लेन प्रेजेंट है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसा भी डिजाइन किया जा सकता था कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर, है ना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर, ऐसा भी मैं डिजाइन कर सकता था। तो मैंने थोड़ा उसको वेरिएशन ला लिया कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग हॉरिजेंटल प्लेन, है ना। तो आप इसको प्लेनर भी बोल सकते हो। जिस भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हॉरिजेंटल प्लेन होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को प्लेनर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। तो यहां पे कितने प्लेनर मॉलिक्यूल्स है ऐसा बोला गया है ना। सिग्मा हॉरिजेंटल प्लेन कहां कहां प्रेजेंट है ऐसा पूछा आपको। चलिए 70% बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे 20% डी की तरफ जा रहे हैं। लगाओ कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं कहां से आंसर आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? डी। अब वाई डी इज द करेक्ट, है ना। बहुत 60% लोगों ने सी किया है, डी क्यों नहीं किया है ना। तो चेक करते हैं कि डी क्यों डी आंसर आ रहा है। चलो XCF4 इज द स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर का जो पॉइंट ग्रुप होता है D4H पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स आर D4, यानी यहां पे कौन सा प्लेन पोजेस कर रहा है? हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। IOF2 निगेटिव, आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 एडिशनल है, आपने 2 एडिशनल बना दो। सराउंडिंग फ्लोरीन आपके पास कितने हैं? 5 सराउंडिंग फ्लोरीन, 1 2 3 4 5। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, एक ऑक्सीजन। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज द लोन पेयर। तो यहां पे कितने बॉन्ड्स पेयर है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड 6 है एंड 1 लोन पेयर है। तो 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। जब भी 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होती है तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d3 में पेंटागोनल बाय पैरामेडल ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज द पेंटागोनल मोनोपैरामेडल। तो आयोडीन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो 5 फ्लोरीन इन द इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज ऑफ द लेस बॉन्ड एंगल एंड डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर इज ऑलवेज इन द एक्सियल पोजीशन बिकॉज ऑफ द 90 एंगल्स, है ना। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप आ रहा है वो C5V आ रहा है भाई। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन पोजेस नहीं है। अगर हॉरिजेंटल पास करोगे, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, देयर इज नो पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन पोजेस नहीं कर रहा है। BrF4 निगेटिव इज द स्क्वायर प्लेनर, है ना। ये क्या है आपका? स्क्वायर प्लेनर है और ऑल स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल कंटेनिंग हॉरिजेंटल प्लेन। तो BrF4 निगेटिव जो है वो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा? D4H पॉइंट ग्रुप आएगा, ठीक है। और ClF5 क्या होती है भाई? क्लोरीन के पास होते हैं 7 में से 5 गए तो 1 लोन पेयर 5 बॉन्ड्स पेयर, जस्ट लाइक स्क्वायर पैरामेडल। तो 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड्स पेयर, 5 बॉन्ड्स पेयर आपने बना दिया और एक लोन पेयर। तो कैसा दिख रहा है आपको? जस्ट लाइक स्क्वायर पैरामेडल। और स्क्वायर पैरामेडल डज नॉट कंटेनिंग एनी हॉरिजेंटल प्लेन क्योंकि इसका पॉइंट ग्रुप आ रहा है C4V। तो सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स है, फर्स्ट एंड थर्ड सिर्फ यहां पे आए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो चलिए, तो यहां से आपने क्या सीखा है कि जहां पे भी हॉरिजेंटल प्लेन पोजेस करते हैं, ठीक है, वो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स में हॉरिजेंटल प्लेन पोजेस कर? हॉरिजेंटल प्लेन किसको बोलते हैं? द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड एज द हॉरिजेंटल प्लेन, कॉल्ड एज द हॉरिजेंटल। चलिए भाई, समझ में आ रहा है? तो यह है कमाल, ठीक है। समझने की बातें हैं, बस समझने वाली बातें होती है, समझना है। तो आजकल ना आपको ना केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा एडवांस बना रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रेफरेंस बुक्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नदीम सर नहीं है, नदीम सर की बात मत मानो आप, बट रेफरेंस बुक की बात मानो। रेफरेंस बुक के मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन सॉल्व किए हैं और मुझे सॉल्यूशंस के अंदर पॉइंट ग्रुप प्लस VSEPR के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं और एग्जामिनर भी वही करेगा, उठा लेगा क्वेश्चन वहाँ से और आपको पुट कर देगा। और अगर हमने ओनली ज्योमेट्री ओनली शेप पढ़ के एग्जाम में जा रहे हैं तो फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो
यहां तक तो ठीक है। बॉन्ड एंगल देखते हैं, बॉन्ड एंगल से आप कितने अच्छे से आंसर कर पाते हो। बॉन्ड एंगल, चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होने वाला है दैट इज कॉल्ड इज द बॉन्ड एंगल। देखते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं या नहीं, ठीक है, डोंट वरी। फिर इसके बाद में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जो रिएक्शन ऑफ एसिड बेस की होगी, जो बैक बॉन्डिंग की होगी, डायमराइजेशन पॉलीमराइजेशंस की होगी। फिर पॉइंट ग्रुप्स के कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, यानी उसकी बेस पर आप क्या क्या निकाल सकते हो पॉइंट ग्रुप से, VSEPR से, ठीक है। देन बैक बॉन्डिंग के कुछ ट्रिक्स मैं आपको जरूर दूंगा आज, ठीक है। बॉन्ड एंगल पूछा गया है, अच्छे से सोच समझकर रिलैक्स माइंड होकर आंसर जरूर करा करें। हमेशा गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ करने से ही चीज़ें गड़बड़ होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम के अंदर आपको सब कुछ आना चाहिए, गड़बड़ क्यों हो रही है एग्जाम हॉल के अंदर? एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लेकर हम जा रहे हैं कि यानी जब मॉक टेस्ट देते हो तो बहुत आराम से देते हो, है ना, बिल्कुल एकदम डरते नहीं हो, जो होगा देखा जाएगा, है ना, क्या हो रहा है ना। नदीम सर थोड़ा डांट देंगे, ऐसा बोल सकते हो। डांटेंगे क्यों, हम तो ऑनलाइन हैं, हम तो मिलेंगे ही नहीं नदीम सर को। वैसे तो हमारा नाम नकली है, वैसे भी हम जो नाम यूज़ करते हैं नकली नाम यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको तो कुछ डर ही नहीं रहता, इसलिए आपके मॉक टेस्ट में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं। और फाइनल एग्जामिनेशन में डर होता है, ये तो मेरा पेपर है, अगर मैं कुछ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और उस डर की वजह से, उस प्रेशर की वजह से गड़बड़ करना शुरू कर देते हो। यही गलती मैंने देखा है होते हुए बच्चों के, कि मॉक टेस्ट में बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं ना, पूछो मत, है ना। और बस जब फाइनल एग्जामिनेशन में पूछो भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, सर ये गड़बड़ होगी सर, मैंने 24 किया था सर, ओनली 18 ही करेक्ट आ रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ उसको? तो आप उस मर्ज को तो समझना पड़ेगा ही कि ये मर्ज को हमें दूर करना है, इस डर को हमें दूर करना है। कॉन्सेप्ट सभी को आते हैं, बट वो जो डर है ना उसको निकालना है। चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? 80% स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं कि सर सी ऑप्शन आ जाएगा, एंड 20% स्टूडेंट्स ए की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ बी की तरफ भी जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। तो बॉन्ड एंगल या टीबी पे मॉलिक्यूलर, और यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगा है आपको पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? हमने ये पढ़ा है ना बच्चों, लोन पेयर रिपल्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है कौन सा लग रहा है? लोन पेयर इज ऑलवेज मोर रिपल्शन देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। डबल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन कम हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड का रिपल्शन ग्रेटर होता है सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ग्रेटर होता है सिंगल बॉन्ड से, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे अप्लाई करना था, ठीक है। अब देखो यहां पे तो कोई डिस्टॉर्शन है ही नहीं ज्यादा, क्योंकि यहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, इस क्लोरीन का इस फ्लोरीन के साथ, बट बॉन्ड पेयर है, इसका बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड एंगल मोर होगा। जहां पे लेस रिपल्शन वहां मोर बॉन्ड एंगल, तो इसके अंदर मोर बॉन्ड एंगल होना चाहिए। इसके अंदर क्या होगी? मोर बॉन्ड एंगल होगी। ये एग्जैक्टली 120 की तरफ शिफ्ट कर रहा है, एग्जैक्टली 120 डिग्री की तरफ आपको शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है यहाँ पे बॉन्ड पेयर। तो यानी सबसे ज्यादा आपको मिलेगा अल्फा का। तो अल्फा सबसे पहले कहां पे है? यहां पे है, यहां पे तो नहीं है, कैंसिल हो गया, यहां पे तो नहीं है, कैंसिल हो गया। तो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा एंड गामा, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन लेस होता है। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, यानी लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से। तो चलिए यहां पे क्या हो रहा है? लोन पेयर आर सल्फर के पास है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो गए, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो गए, और सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका मिल जाएगा आपको। तो सबसे लेस बॉन्ड एंगल आपको मिल रहा है इसका, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बीटा सबसे लास्ट में कहां पे दे रहा है? यहां पे दिख रहा है बीटा सबसे लास्ट,
ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक देन सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक देन सल्फर, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड, तो यहाँ रिपल्शन हो रहा है, बट इतना नहीं हो रहा है जितना लोन पेयर में था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत दूर हो गए आपके, ठीक है, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, रिपल्शन कम हो जाएगा, तो लेस रिपल्शन आर टेक प्लेस। बट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो आपका जो आंसर आ जाएगा अल्फा सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा बच्चों गामा, और उसके बाद बीटा सबसे लास्ट में। ऐसा ऑप्शन आप जहां पे भी होगा नोट डाउन कर लीजिएगा, सी ऑप्शन विल बी कर। तो हमेशा जब भी आपको याद है तो यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कॉन्सेप्ट को जरूर यूज किया जाए, जरूर यूज किया जाए, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो बॉन्ड एंगल में मुझे ज्यादा नहीं दिखा है, बॉन्ड एंगल अच्छे से करा है, कुछ ही बच्चों को बॉन्ड एंगल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पोलैरिटी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो पोलैरिटी अच्छे से निकाल पाते हैं, सही से ऑर्डर अरेंज कर पाते हैं। देखो डायपोल मोमेंट तो बहुत सारे स्टूडेंट आराम से निकाल लेते हैं कि इसमें डायपोल मोमेंट 0 है, इसमें नॉट भी 0 है, ठीक है, बट पोलैरिटी ऑर्डर निकालने में गड़बड़ हो रही है कि विच मॉलिक्यूल इज मोर पोलर एंड विच मॉलिक्यूल इज लेस पोलर। तो पोलैरिटी ऑर्डर में आप किस टाइप से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाते हो, चलो चेक करते हैं, फिर मैं इसके ट्रिक्स वगैरह भी आपको दूंगा, ठीक है। पहले मैं समझना चाहता हूं कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, कहां पे आप गलतियां कर रहे हो एग्जामिनेशन में, ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट ही गलत है या आप गड़बड़ कर रहे हो, ये मुझे दोनों देखना है ना। आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो या आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट ही गलत है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। चलिए आराम से रिलैक्स माइंड के साथ सोच समझ कर, बॉन्ड पोलैरिटी। चलो आराम से अप्लाई करो। बॉन्ड पोलैरिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो 90% लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है, 90% लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है। देखते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट और नॉट, ऑप्शन सी इज करेक्ट और नॉट। तो यहां पे सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी है ना, ये पे वाटर आपको दिया है, इसको फर्स्ट बोला गया है, उसके बाद NH3 बोला दिया गया है, उसको सेकंड बोला गया है, ठीक है, उसके बाद PH3 दिया गया है, उसको थर्ड बोला है, और SH2 बोला है, उसको फोर्थ बोला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, है ना, यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगते हैं पोलैरिटी के अंदर, डायपोल मोमेंट लगता है, कॉन्सेप्ट जो लगेगा और डायपोल मोमेंट्स है ना। और डायपोल मोमेंट क्या कह रहा है कि जिसकी डायपोल मोमेंट नॉट भी 0 है वो पोलर होगे, और जिसकी डायपोल मोमेंट 0 है वो नॉन पोलर होगी, यानी पोलर पहले आएगा, नॉन पोलर बाद में आएगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट हमेशा ये लगाना जरूरी है ना, कभी कभी नॉन पोलर भी दे देता है, अब यहाँ पे नहीं दिया नॉन पोलर बट देता है। तो पहला कॉन्सेप्ट नॉन पोलर और पोलर को आइडेंटिफाई करें, डिपेंड ऑन द डायपोल मोमेंट्स कि किसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। सेकंड आता है ड्रैगोज और नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल, ठीक है, और नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। तो नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके, नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा होती है ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल इज मोर पोलैरिटी देन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स है ना। जो नॉन ड्रैगोज होते हैं उनमें प्योरली एस कैरेक्टर नहीं होता है ना, मिक्सिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली मोर पोलैरिटी होगी एज कंपेयर टू दी नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल। थर्ड,
नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होगी तो पोलरिटी भी इंक्रीज होती है, रिपल्शन बढ़ जाता है, सही बात तो रिपल्शन है ना, बॉन्ड पोलरिटी। और लोअर सिमेट्री इज मोर पोलरिटी देन हायर सिमेट्री, जो लोअर सिमेट्री होते हैं, लोअर सिमेट्री, उनकी पोलरिटी ज्यादा होती है हायर सिमेट्री से, हायर सिमेट्री से, ठीक है। तो अब पहले तो हम इन तीनों में सबसे पहले देखेंगे कि सब में डायपोल में नॉट बी जीरो है, तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर पोलर, सब, क्योंकि डायपोल में नॉट बी जीरो है, ठीक है, कि कोई नॉन पोलर है ही नहीं। फिर नॉन ड्रैगोस देखें कि दोनों नॉन ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों भी नॉन ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज दे डज नॉट फॉलोज द कंडीशन ऑफ ड्रैगोस, है ना, ड्रैगोस, तो ये नॉन ड्रैगोस मॉलिक्यूल, नॉन ड्रैगोस मॉलिक्यूल, और ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल, दोनों ड्रैगोस मॉलिक्यूल, बिकॉज दे फॉलोज द कंडीशन ऑफ ड्रैगोस, ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंडीशन फॉर द ड्रैगोस क्या होती है, सेंटर एटम थर्ड और हायर पेयर का हो, सराउंडिंग एटम में हाइड्रोजन हो, लोन पेयर हो एक या एक से ज्यादा, तो वो ड्रैगोस बन जाते हैं, है ना, सिंपल सी कंडीशन होती है उसकी, ठीक है। तो नॉन ड्रैगोस को पहले लिखना है और ड्रैगोस को पहले, तो ये वाटर NH3 इससे पहले आएंगे, ये तो हमको पता चल गया कि फर्स्ट एंड सेकंड पहले आएगा थर्ड एंड फोर्थ से, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो ये तो कॉन्सेप्ट आ गया, तो नंबर ऑफ लोन्स पेयर, वाटर के पास 2 लोन्स पेयर है, NH3 के पास 1 लोन्स पेयर है, इसकी सिमेट्री C2V है और इसकी सिमेट्री C3V है, ये लोअर सिमेट्री भी है, मोर नंबर ऑफ लोन्स पेयर भी है, तो वाटर इज द मोर पोलरिटी एज कंपेयर टू द NH3, तो वाटर की पोलरिटी ज्यादा होगी, यानी फर्स्ट की पोलरिटी ग्रेटर होगी सेकंड से, ये हमें पता चल गया। अब इन दोनों में दोनों भी नॉन ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स है, सॉरी ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहां पे फिर आ जाएगा वापस से नंबर ऑफ लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसकी सिमेट्री C3V, इसकी सिमेट्री C2V, तो C2V पहले आएगा C3V से, इसका मतलब है कि फोर्थ पहले आएगा थर्ड से, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ द पोलरिटी। तो पोलरिटी में आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे जब भी आपको पोलरिटी ऑर्डर पूछा जाए, ये कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड ऐसा ऑप्शन सी में है, और सभी ने सही किया है, यानी इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको इशू आया है, यानी ये बीमारी आपको है नहीं, कहने का मतलब है कि इस बीमारी से आप बचे हुए हैं, ठीक है। बट पॉलीमराइजेशन की बीमारी आप लोगों को है पहचानने की, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन की बीमारी आप लोगों को है, ठीक है। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर कॉन्सेप्ट, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लोन पेयर कॉन्सेप्ट। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली देन आंसर, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ठीक है। 1 मिनट का समय है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज के टॉपिक का है, ठीक है। फिर मैं आपको आगे चलूंगा, आप मुझे समझ में आ गया कि आप कहाँ पे आपको समझाना है और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आराम से, रिलैक्स माइंड से, in which case there will be stereochemically active lone pair present. Option A, option B, option C or options D. चलिए, क्या लगता है आपको, अप्रोच कर पा रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन को या नहीं? तो 50% बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं एंड 50% बच्चे डी की तरफ भी जा रहे हैं, सी और डी में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, क्वेश्चन को अगर जिसने पढ़ा है ना, क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, तो एक्टिव लोन पेयर के बारे में पूछा, इनएक्टिव नहीं है ना, तो दे आस्किंग अबाउट द एक्टिव लोन पेयर।
एक्टिव लोन पेयर, ठीक है। और एक्टिव लोन पेयर में देखो इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है, नो लोन पेयर, तो क्यों बात करनी है, नो लोन पेयर, क्यों बात करनी है, नो लोन पेयर, क्यों बात करनी है, तो लोन पेयर तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो यहाँ पे लोन पेयर है बट ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव लोन पेयर है, तो यहां पे तो कोई एक्टिव है ही नहीं, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस। ये तो इस बार ही पूछा था क्वेश्चन आपको, है ना, टेस्ट सीरीज के अंदर था ऑलरेडी ये क्वेश्चन अपना, ठीक है, टेस्ट सीरीज। तो ये इनएक्टिव इनएक्टिव होते हैं, इसके एंटीप्रिज्मेटिक इनएक्टिव, है ना। और यहाँ तो लोन पेयर ही नहीं है, जब लोन पेयर ही नहीं है तो लोन पेयर की बात क्यों की जाएगी, तो इसमें कहीं पर लोन पेयर है ही नहीं, इनमें लोन पेयर है वो इनएक्टिव है, तो बात ही खत्म होगी, यानी कोई किसी के पास भी एक्टिव लोन पेयर है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो चलो अब डॉक्टर को क्या समझ में आया, डॉक्टर को क्या लगा आपकी कौन सी बीमारी आपकी बड़ी है ना। और नदीम सर आज डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है। तो नदीम सर को क्या लग रहा है कि आपकी जो बीमारी है, ठीक है, उसमें इसे ज़्यादा थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये 50% लोगों ने सही किया था, 50% लोगों ने गलत किया, ठीक है। यहाँ पे भी 50% लोगों ने ही सही किया है, ठीक है। पॉइंट ग्रुप्स का भी वही हाल था, है ना, 60% लोगों ने सही आंसर किया, ठीक है। बॉन्ड एंगल, ये तो चलो इसमें ज़्यादा बच्चों ने गलती नहीं की है, यानी यहाँ पे 80% लोगों ने सही से आंसर किया है, यानी सही से। पोलरिटी ऑर्डर थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, पोलरिटी में गड़बड़ की है, तो पोलरिटी ऑर्डर के अंदर 50% लोगों ने सही किया है, 50% लोगों ने, और ये इनएक्टिव लोन पेयर, इसमें तो भाई गड़बड़ हुई है, सिर्फ 40% लोगों ने ही इसको सही से अप्रोच कर पाए। तो इससे ये समझ में आया कि हाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक है ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट है पॉइंट ग्रुप वाला, ये तो आप कर लेते हो क्योंकि ये अच्छा हो जाता है आपके लिए, एंगल वाले में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बट अब इन सब की मैं छोटी छोटी ट्रिक्स आपको दे देता हूँ जिससे इन सारे कॉन्सेप्ट को आप कम टाइम के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का एनालिसिस रहा है कि आप किस पर गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे और इन ट्रिक्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ना अपनी अचीवर्स बैच और रिपीटर्स बैच का पहला रूल क्या है, एनालाइज द मिस्टेक्स, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, एनालाइज योर, है ना, परफॉर्मेंस, क्या आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा हम काम नहीं कर पाएंगे। मैं आके डायरेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, मज़ा नहीं आएगा आपको, आप बोलेंगे रिवीजन ही हो रहा है, तो रिवीजन नहीं करना है हमें, रिवीजन के साथ हमारी गलतियों को सीखना है। तो अब ये हमें पहले पता चल जा रहा है कि हम हमारे वीक एरियाज क्या है, क्योंकि हम वीक एरियाज हमें पता चल जाएंगे जिस दिन, उस दिन उस पर हम काम कर पाएंगे। हमारे वीक एरियाज ही नहीं पता चलेंगे हमें तो हम किस पर काम कर पाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है। तो हम पहले जो हमारा हमेशा का जो शेड्यूल रहेगा अपने अचीवर्स बैच का वो यही होने वाला है कि सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ाने वाला हूं मैं वो आपको बताऊंगा। उसके बाद उसके जितने 5 कॉन्सेप्ट होंगे तो 5 क्वेश्चन आपको उस कॉन्सेप्ट के मिलेंगे, पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, कहाँ पे सही हो रहे हो, कहाँ पे आपको कम फोकस करना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर मैं उसके बाद आपको छोटे मोटे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर हम ऑल यानी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चंस जो नए वाले क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन वर्सेस VACPR, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन। चलिए आराम से समझिए। तो इसमें हमें एसिड का मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कॉल्ड इज द एसिड और इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर कॉल्ड इज द लेविस बेस, है ना। तो जो एक्सेप्टर्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं और जो डोनर होते हैं वो बेस होते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि PF5 जो है एसिड होगा बिकॉज इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो अगर ये एसिड हो रहा है तो अगर कोई डिफरेंट ग्रुप्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे NaF यूज कर रहे हो, HgF यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो Na पॉजिटिव F नेगेटिव, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करेगा। ओनली फ्लोरीन के अलावा दूसरा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने फ्लोरीन लिया है, आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो PF6 फॉर्मेशन हो जाएगा, PF6 नेगेटिव, और PF6 नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन करेंगे, Na पॉजिटिव।
तो ये जो TBP मॉलिक्यूल्स है ये एसिड बन रहे हैं, तो ये आपके क्या बन जाएंगे फिर बच्चों, बेस बन जाएंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द एसिड बेस। स्टार्टिंग मटेरियल इज द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अरेंजमेंट। जो स्टार्टिंग है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अरेंजमेंट है, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3dz2 हाइब्रिडाइजेशन, dz2 हाइब्रिडेशन। बट आफ्टर एक्सेप्टिंग द फ्लोरीन व्हाट विल बी हैपेंस, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया है तो एक एक्स्ट्रा आपने लिख दिया। सराउंडिंग फ्लोरीन आपके पास कितने हैं, 6, तो 6 कोवलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्स। क्या हो रहा है, 6 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और 6 कोवलेंट बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं ऑक्टाहाइड्रल बन जा रहा है। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल बन जा रहा है। तो TBP मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट द ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, TBP मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट। इसके अंदर जो पॉइंट ग्रुप हमें देख रहा है D3H पॉइंट ग्रुप, TBP मॉलिक्यूल है इसका D3, बट इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो आइडेंटिकल ऑक्टाहाइड्रल हो गया, तो यानी ऑक्टाहाइड्रल है, क्योंकि देयर इज नो डिस्टॉर्शन। अच्छा, इसमें F19 NMR सिग्नल आपको कितने मिलेंगे, कौन बताएगा? PF5 के अंदर F19 NMR सिग्नल आपको कितने मिल रहे हैं, और इसमें आपके F19 NMR सिग्नल आपको कितने मिल रहे हैं? ठीक है, आराम से देखिएगा। हाउ मेनी F19 NMR सिग्नल इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कितने F19 NMR सिग्नल आपको मिलेंगे? ठीक है, चलिए आराम से। तो रिएक्टेंट के अंदर कितने मिलेंगे एंड प्रोडक्ट के अंदर आपको F19 NMR सिग्नल मिलेंगे। दोनों मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएंगे क्योंकि हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल का मतलब है कि जहां पे आइडेंटिकल होते हैं वहां पे हॉरिजेंटल प्लेन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो PF5 के अंदर एक्सियल और इक्वेटोरियल है, 2 एक्सियल है, 3 इक्वेटोरियल है, तो 2 F19 NMR सिग्नल आपको मिलेंगे। रेशियो आ जाएगा 2:3, 2 एक्सियल के और 3 इक्वेटोरियल के, तो रेशियो इज द 2:3, 2 सिग्नल्स। बट यह आइडेंटिकल है तो ओनली 1 सिग्नल विल बी ऑब्जर्व, एक ही सिग्नल आपको यहां पे मिलने वाला, एक से ज्यादा आपको सिग्नल नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। सिमिलर, तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, एसिड बेस रिएक्शन, दिस कॉल्ड इज द एसिड बेस रिएक्शंस। ठीक है, ध्यान में रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, PCl5 आपने लिया है, PCl5, इसकी रिएक्शन आप POCl3 के साथ कर रहे हो, व्हाट विल बी हैपन, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। आपको बताना है कि जो ए प्रोडक्ट है उसमें जो एनायन है आपका, एनायन, उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, एनायन। ठीक है, एनायन की ज्योमेट्री क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आएगी, ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, आराम से बताओ। तो देखो, रिएक्शन बेस VSEPR ध्यान में रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ली जा रही है इसमें एक ऑथेंटिसिटी है, रेफरेंस की ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी हाइपोथेटिकल नहीं ले रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ मैं ये रेफरेंस से उठाया हूँ। ठीक है, ताकि आप अगर पूछ ले तो आपको डायरेक्टली पता हो जाए। ठीक है, चलिए, DZ2 है ना, TBP में sp3dz2, sp3d। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे PCl5 एसिड बन जाएंगे और POCl3 आपके बेस बन जाएंगे, ठीक है, तो ये एसिड बन रहे हैं और ये बेस बन रहे हैं, एसिड बन रहे हैं और बेस बन रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी हैपन्स, क्या हो जाएगा बताइए फिर। तो इस कंडीशन में एक हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करेगा और फॉर्मेशन कर देगा PCl6 निगेटिव, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। यहां पे आ जाएगा PCl6 निगेटिव और इसको स्टेबलाइज करेंगे POCl2 पॉजिटिव, होपफुली अंडरस्टैंड। तो एनायन की ज्योमेट्री कैसे दिख रही है आपको, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पॉइंट ग्रुप अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस एनायन, तो हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि आइडेंटिकल है, देयर इज नो डिस्टॉर्शंस आर टेक प्लेस, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है।
तो कभी कभी सिमेट्री पूछ लेता है, बताओ आइडेंटिकल होगी, डिस्टॉर्टेड होगी, तो आइडेंटिकल ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एसिड एंड बेस रिएक्शन, एसिड एंड बेस रिएक्शन। होपफुली अंडरस्टैंड। ठीक है, आराम से समझ लीजिए अच्छे से, है ना। चीज़ों को समझोगे तो मज़ा भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें अंडरस्टैंड होने की कोशिश होगी आपके। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दिया आपको FeCl3 रिएक्शन विथ POCl3, POCl3। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट तो बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सॉल्ट बन रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। आपको बताना है कि जो अनायन है, अनायन यहाँ पे जो अनायन है उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अनायन, व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अनायन। अनायन की बात हो रही है, कैटायंस की बात नहीं हो रही है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अनायन, अनायन एंड ज्योमेट्री ऑफ अनायन। ठीक है, चलो आराम से सोचो समझो देन आंसर करो। रेफरेंस बुक्स का नाम है मिसलर टार, ठीक है, FA कॉटन है। ठीक है, वैसे बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में दिया है बट फिर भी सिलेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जीरो से पढ़ना है तो जेडीली अच्छी है, तो हर टॉपिक के लिए डिफरेंशिएशन रेफरेंस बुक्स होती है। जेडीली एक अच्छी रेफरेंस बुक है, हाउसक्राफ्ट एक अच्छी रेफरेंस बुक है जो आप पढ़ सकते हो, अच्छा है। हाउसक्राफ्ट पढ़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि एज इट इज़ क्वेश्चन मिलने के चांसेस होते हैं वहाँ से। FA कॉटन है तो लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, जेम्स हुई में लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, बट मुझे लगता है कि हाउसक्राफ्ट बेस्ट रहेगा। अगर एक ही बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे वहाँ से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो सबसे पहले ये एसिड हो रहा है, ये बेस हो रहा है ना। ये एसिड हो रहा है, ये हैलोजन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे हैलोजन एक्सेप्ट करेगा तो ये बना देगा FeCl4 निगेटिव। ठीक है, और ये बना देगा POCl2 पॉजिटिव। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है, आयरन की ऑक्सीडेशन आ रही है +3, तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, वीक फील्ड लिगैंड है, यानी ये टेट्राहाइड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा इतना थिंक करते हो आप लोग भाई। तो FeCl3 FeCl4 बना रहा है, और FeCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है, चलिए, तो TBP नहीं आ सकता है मेरे भाई। TBP कब आएगा, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आना चाहिए TBP के लिए। हाँ, तो TBP कहाँ से कर दिया आप लोगों ने, समझ में नहीं आया। तो मेरे ये तो बड़ा ही खतरनाक काम कर दिया है आप लोगों ने, है ना कमाल की बात। चलिए, वीक फील्ड लिगैंड्स है बेटा, वीक फील्ड है ना। हैलोजन इज द वीक फील्ड लिगैंड्स, है ना। क्लोरीन इज द वीक फील्ड लिगैंड्स, वीक फील्ड लिगैंड्स, एंड वीक फील्ड लिगैंड डज नॉट फॉर्म द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर में कंडीशन है D8 होना चाहिए पहले, तो पहले D8 हो, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, जब भी जाकर वो स्क्वायर प्लेनर बन सकता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी टेट्राहाइड्रल, ठीक है, ज्योमेट्री भी टेट्राहाइड्रल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और इसको आइडेंटिकल टेट्राहाइड्रल बोलेंगे क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन +3 है, और ये नो GT डिस्टॉर्शन, E इज लोवेस्ट एनर्जी, T2 इज हाईएस्ट एनर्जी, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5, तो T2G and EG बोथ आर सिमेट्रिकली फील्ड, तो नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस आर टेक प्लेस। तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, यानी इनकी सिमेट्री भी टेट्राहाइड्रल होगी, यानी पॉइंट ग्रुप भी टेट्राहाइड्रल होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। 109 बॉन्ड एंगल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन जो आजकल आपको बनाई जा रही है, एसिड बेस रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गए। तो एसिड का मतलब क्या हो रहा है भाई, जो दे रहा है ना, जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, बेस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बेस आप कह दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर
एक्सेप्टर इज द एसिड, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर इज द बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज द बेस। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन करके आपको ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर, इस पर क्वेश्चन पूछने के चांस है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। ठीक है भाई, थोड़ा समझ लीजिए, अच्छा है, बड़ा ही बेहतरीन सा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एसिड बेस रिएक्शन को समझना है और इसके आंसर करना है। बड़ा तक टफ नहीं है एसिड बेस रिएक्शन, बस देखना कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है, कौन हैलोजन गेन कर रहा है, कौन, बस यही है। ये खेल रहे हैं ना, खेल खेलते हो आप, वही खेल है। नेक्स्ट इज द डायमराइजेशन, बैक बॉन्डिंग, डायमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। बैक बॉन्डिंग, डायमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलो इसकी छोटी सी ट्रिक्स दे देता हूं मैं आप लोगों को, जिससे आप कभी भी गलत नहीं हो पाओगे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन ही क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल बैक बॉन्ड कब कर सकता है भाई, कि जब आपका एक एलिमेंट, जैसे ये आपका ये उसके सराउंड में कोई दूसरे एक्स है, तो इनमें से एक एलिमेंट आपका सेकंड होना चाहिए, वो सेंट्रल हो या सराउंडिंग। मान के चलो सेंट्रल आपका सेकंड पेरियड एलिमेंट है, तो सराउंडिंग सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। ठीक है, बट सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो सराउंडिंग के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है कि सेंट्रल जो है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और सराउंडिंग के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, बट जो भी बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है उसमें एक एलिमेंट सेकंड पेरियड का होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक एलिमेंट कभी भी सेकंड पेरियड का हो, तो एक एलिमेंट आपके थर्ड हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड हो सकते हैं, फोर्थ हो सकते हैं, फिफ्थ हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, बट वन एलिमेंट मस्ट बी इन द सेकंड पेरियड एलिमेंट, और इस कंडीशन में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, इस कंडीशन में बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है कि वन एलिमेंट मस्ट बी सेकंड पेरियड एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट इज द सेकंड और हायर पेरियड एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अगर ये रूल्स भी फॉलो कर रहा है कि एक के पास लोन पेयर है और एक के पास लोन वैकेंट ऑर्बिटल्स है, बट हमें यह पता करना जरूरी है कि इनके बीच में अप्रोच होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मान के चलो भाई मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो मेरे बाजू कोई पड़ोसी है, तो मैं उससे मांग सकता हूं, उसके पास पैसे है तो बोलेगा भाई मुझे दे दे, क्योंकि उसका मेरा अप्रोच हो पा रहा है, दिन रात आगे घर से निकल रहा तो मुझे दिख रहा है मेरा पड़ोसी, मेरा नेबर मुझे दिख रहा है, तो मुझे भरोसेमंद दे देगा। वो मेरे से भरोसा करता है कि भाई ये घर के बाजू ही है, कुछ गड़बड़ हुई तो नदीम सर से मैं निकाल लूंगा, बराबर घर गिरवी रखा लोगा उनके, है ना, कुछ ना कुछ करवा ही लोगा। बट कोई बंदा बहुत दूर है तो वो बराबर अप्रोच नहीं कर पाएगा, बहाने बनाएगा, अरे यार मेरे अकाउंट में तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, है ना। तो वैसे ही है कि कंडीशंस तो होती है ना, वैकेंट ऑर्बिटल हुआ है, लोन स्पेयर है, बट इनके साथ साथ एक कंडीशन होगी कि एक सेकंड पीरियड हो, एक थर्ड पीरियड हो। ठीक है, एक सेकंड पीरियड हो, एक फोर्थ पीरियड हो, एक सेकंड पीरियड हो और एक फिफ्थ पीरियड हो। ठीक है, तो इनमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, 2p2p बैक बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस बैक बॉन्डिंग की है, 2p2p, 2p3p, 2p4p, 2p5p। तो इस कंडीशन में अगर ये बैठ रहे हैं तो बैक बॉन्ड करेंगे। बट अगर बोलोगे भाई कि एक 3p है, दूसरा भी 3p है, एक 4p है, दूसरा भी 4p है, एक 5p है, दूसरा भी 5p है, तो बैक बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं, बल्कि ये कंडीशन फॉलो कर रहे फिर भी नहीं होगी। लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर भी बैक बॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, एक आपका थर्ड पीरियड है और एक आपका फोर्थ पीरियड है, एक आपका फोर्थ पीरियड है, एक आपका फिफ्थ पीरियड है। ठीक है, ये फिर भी ये बैक बॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस कंडीशन डज नॉट शो द बैक बॉन्ड, बट ये बैक बॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना। बैक बॉन्डिंग की ऑर्डर क्या होगी, कौन अच्छी बैक बॉन्ड करेगा? सेम साइज होगी, सेम साइज होगी, है ना, अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो 2p2p ओवरलैपिंग गुड होती है एज कंपेयर टू दी 2p3p। ठीक है, 2p4p, 2p5p, 2p5p।
चलिए समझ में आ रहा है आपके। तो ये कंडीशन है मोर बैक बॉन्डिंग, लेस बैक बॉन्डिंग की। कहां पे मोर बैक बॉन्डिंग हो रही है, कहां पे लेस बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो पहली तो कंडीशन है कि ये देखो, फिर उसके बाद ये चेक करो कि भाई इसमें से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर फिर ये फॉलो हो गया, आपका बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, बट डज नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा। लेविस एसिड है तो लेविस एसिड ही रहेगा। मान के चलो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो लेविस बैक बॉन्डिंग से लेविस एसिडिटी डिक्रीज हो सकती है बट खत्म नहीं हो सकती है। किसी ने आपसे आपने किसी से उधार ले लिया तो वो उधारी आपको वापस करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी वापस। अगर आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वापस ले लेगा वो, ठीक है, हमेशा के लिए छोड़ नहीं देगा आप तो कि भाई ले ले मेरे से, चले जा, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो ये ध्यान में रखना है कि लेविस एसिडिटी में चेंजेस होंगे, लेविस एसिडिटी चेंज होगी, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से लेविस एसिडिटी चेंज होती है, डिक्रीज हो जाती है। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो लेविस एसिडिटी यानी बैक बॉन्डिंग, जब भी आपका मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग दिखाएगा तो लेविस एसिडिटी आपकी डिक्रीज होती है। बट अब हमेशा हम लेविस एसिड में बोलेंगे, बेस में नहीं बोल सकते। आप बोलोगे लेविस एसिड लेविस बेस में लगा दो तो गलत बात है। तो इसलिए यहां पे दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बैक बॉन्डिंग के अंदर। दो टाइप के बैक बॉन्डिंग होती है, एक का नाम है सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग। जब भी सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग होगी तो चेंजेस अलग होते हैं, और सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग होती है तो चेंजेस अलग होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप की बैक बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है, दो टाइप की बैक बॉन्डिंग, सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग। होपफुली अंडरस्टैंड। अगर आपका मॉइटी सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग करता है तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, चेंज कर देते हैं। जो भी हाइब्रिडेशन, अगर sp3 है तो sp2 बन जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन विल बी चेंज, शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी चेंज, शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जा रहा है, मॉलिक्यूल का पूरा शेप ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। पैरामेडल था तो प्लेनर चले गया मान के चलो, है ना। देन बॉन्ड एंगल विल बी चेंज, बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल में भी फर्क पड़ता है, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं ना, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं शॉर्ट में कि बैक सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम में बॉन्ड एंगल इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते कभी, ठीक है। एंड फोर्थ है कि सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग में एसिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकसिटी में पड़ता है, बेसिकसिटी विल बी डिक्रीज, बेसिकसिटी डिक्रीजेस, बेसिकसिटी डिक्रीजेस। तो इतने सारे चेंजेस सेंट्रल टू सराउंडिंग बैक बॉन्डिंग में होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन चेंज, शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज, बॉन्ड एंगल चेंज, एंड क्या बोला था मैंने लास्ट में, बेसिकसिटी चेंज, यानी बेसिकसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, जो डिक्रीज का निशान, बॉन्ड एंगल इंक्रीजिंग का निशान ये है ना, डिक्रीजिंग का निशान, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर सेंट्रल टू सराउंडिंग बैक बॉन्डिंग हो रही है। बट सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, बाहर से अंदर की तरफ बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो नो चेंज हाइब्रिडाइजेशन, नो चेंज हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं होगा। नो चेंज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, नो चेंज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बॉन्ड एंगल में भी कोई चेंज नहीं होगा, बॉन्ड एंगल में भी नो चेंज, सिर्फ चेंज होता है एसिडिटी, एसिडिटी डिक्रीजेस, सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग से एसिडिटी डिक्रीज होती है, इसको लेविस एसिडिटी बोलते हैं। तो एसिडिटी डिक्रीज, यहां बेसिकसिटी डिक्रीजेस, यहां एसिडिटी डिक्रीजेस। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्ड्स, दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्ड्स, ठीक है। इतना मैंने एक ही इसमें बता दिया आपको, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग, अभी हमने सिर्फ बैक बॉन्डिंग देखी है बच्चों, डायमरेशन नहीं देखा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, होपफुली अंडरस्टैंड। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो कब बैक बॉन्डिंग हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, ठीक है। और अगर हो जाए तो फिर उसमें हमें क्या चेक करना है, सेंट्रल टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सेंट्रल, उनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर। इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी।
इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा आपको थोड़ा सा, है ना, एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है जैसे कि ये NSiMe3/3, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल है आपका NH2/3 B NH2/3, सॉरी ना, यहाँ पे NSiMe3/2 और यहाँ पे B NH2/3, ठीक है। चलिए देखिए, तो नाइट्रोजन दैट कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 3 बना रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, SiMe3, SiMe3, ठीक है, और एक लोन पेयर है। तो इस मॉलिक्यूल्स के पास 3 बॉन्ड्स पेयर, 1 लोन पेयर है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए थी sp3 आनी चाहिए थी। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कहीं ना कहीं पैरामेडल के जैसे आना चाहिए था, यस और नो, NH3 के जैसे आना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है ना। इसके पास एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है, तो पैरामेडल आना चाहिए था। हम बोलते थे sp3 आ जाए, है ना, sp3 आ जाए, शेप पैरामेडल आ जाए अकॉर्डिंग टू VSEPR, बट मॉलिक्यूल दे शोज बैक बॉन्ड्स, क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। तो ये क्या करेंगे, सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ बैक बॉन्ड करेंगे, और दिस लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू द पाई बॉन्ड्स। अगर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं तो व्हाट विल बी हैपन्स बच्चों, what will be happen, the lone pair is converted into the pi bond, तो pi bond is not participate in the hybridization, and क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, बताइए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई आ गया है, बाकी सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2, यानी sp3 sp2 में कन्वर्ट हो गया, पैरामेडल प्लेनर में कन्वर्ट हो गया, जिसको ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। बॉन्ड एंगल चेंज हो गया नियर टू 120 डिग्री, बेसिकसिटी चेंज हो गई है, बेसिकसिटी डिक्रीज हो गई है, तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल की बेसिकसिटी डिक्रीज हो गई है, बेसिकसिटी विल बी डिक्रीजेस, बेसिकसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये लेविस बेस कंपाउंड था, तो इसलिए बेसिकसिटी की बात की है ना, ये लेविस एसिड कंपाउंड है, इसलिए एसिडिटी की बात की रही है ना। तो क्लियर हुआ है कि नहीं, क्लियर हुआ है। लोन पेयर थे यहाँ पे सेंट्रल के, तो बेसिक लोन पेयर थे, बट पार्टिसिपेट हो गए तो लेविस बेस। तो इसलिए हम जब कंपैरिजन करते हैं ना NCH3 के साथ, इसका NH3 के साथ या NCH3/3, तो इसके साथ ये लोन पेयर मोर बेसिक होते हैं इस लोन पेयर से। इन दोनों में से भाई कौन सी लोन पेयर मोर बेसिक है, तो हम बोलते हैं ये लोन पेयर मोर बेसिक है। भाई क्यों लोन पेयर मोर बेसिक है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बट ये लोन पेयर क्यों लेस बेसिक है, बिकॉज दे पार्टिसिपेट इन दी बैक बॉन्डिंग। तो ये लेस बेसिक है और ये मोर बेसिक कंपाउंड बन जाएगा, बेसिक कंपाउंड बन जाएगा। तो जब भी सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्डिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज, शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज, बॉन्ड एंगल चेंज, एंड बेसिकसिटी विल बी डिक्रीजेस, बेसिकसिटी विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। बट यहां पे देखिए, बोरॉन के पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। NH2 लिख दो, NHR या NR2 भी लिख सकते हो आप, है ना, NH2 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 है तो NH2 लिख लीजिए, या R हो सकता है, कोई अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड विच अरेंजमेंट, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। अब यू नो दैट कि बोरॉन इज इनकम्प्लीट द ऑक्टेट है, तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स होंगी। इस मॉलिक्यूल के पास वैकेंट p ऑर्बिटल, सेंट्रल के पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, और सराउंडिंग के पास लोन पेयर, बिकॉज एवरी नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है। तो सेंट्रल के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, अब सराउंडिंग के पास लोन पेयर। यहाँ पे सेंट्रल के पास लोन पेयर थे, सराउंडिंग के पास वैकेंट ऑर्बिटल था। यहाँ पे सेंट्रल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सराउंडिंग के पास लोन पेयर है ना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। कौन सी अरेंजमेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर अकॉर्डिंग टू VSEPR, ठीक है। अब बैक बॉन्डिंग कर दो, तो ये बैक बॉन्ड करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये बैक बॉन्ड करके यहाँ पे आ जाएगा। तो सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग, और सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग में
कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड जितने के उतने हैं, पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो उसकी बात हम कर ही नहीं सकते हैं, तो छोड़ दो भाई फिर, है ना, छोड़ दो उसकी बात, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो ये छोड़ दिया जाए, इसको ना छोड़ देना है इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, बट पाई बॉन्ड इज नॉट पार्टिसिपेट, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, ये भी sp2 होता है, ये भी sp2 है ना, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। बॉन्ड एंगल 120 था, यहाँ पे भी 120 है और यहाँ पे भी 120 है, बट क्या हो रहा है, डिक्रीज दी लेविस एसिडिटी, तो एसिडिटी डिक्रीज हो रही है बैक बॉन्डिंग की वजह से, तो ये वीकेस्ट लेविस एसिड हो जाएगा। एसिडिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि 2p इंटरेक्शन है, पहली बात तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही है, डोनेटिंग ग्रुप और ताकत से बैक बॉन्ड कर रहा है, तो लेविस एसिडिटी विल बी डिक्रीजेस, इंक्रीज तो नहीं हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता है, तो लेविस एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी विल बी डिक्रीजेस। होपफुली अंडरस्टैंड। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट था बैक बॉन्डिंग, ये छोटी सी ट्रिक्स मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब जो बैक बॉन्ड नहीं करते हैं बेचारे, है ना, एक तो ये बैक बॉन्ड करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये बैक बॉन्ड, जो बच्चे बैक बॉन्ड नहीं कर पाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बैक बॉन्ड नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमराइजेशन कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बेचारा BH3 अकेला है और थकेला है बेचारा, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, बैक बॉन्ड नहीं कर सकता है, घर वाले पैसा नहीं देते हैं, क्या करेगा, बाहर वाले से बोलेगा मुझे उधार दे दे, 2 मिलकर अपन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, है ना, चाय भी पीते हैं तो 5 रुपये तेरे 5 रुपये मेरे, चल चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे वही हो जाता है कि 5 रुपये तेरे हैं 5 रुपये मेरे हैं, चल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डाइमराइजेशन करेंगे, क्योंकि बैक बॉन्ड तो नहीं कर सकते हैं, भाई पैसे देगा नहीं, भाई बेचारा बच्चा है छोटा सा, ठीक है, बस वही है। तो जो बैक बॉन्ड नहीं करेंगे, नो बैक बॉन्ड वाले कंपाउंड, जो नो बैक बॉन्ड करते हैं, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमराइजेशन करेंगे, ठीक है। जो बैक बॉन्ड नहीं करते हैं, AlCl3 क्या है भाई, देखो एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है, ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर भी बैक बॉन्ड नहीं पॉसिबल है, 3p है, क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमराइजेशन करेगा, ठीक है। AlCH3 क्या है ना, हाइड्रो आर ग्रुप है, आर बोले तो अल्किल ग्रुप है, बैक बॉन्ड हो सकता है क्या, वैकेंट ऑर्बिटल है बट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ये सेकंड पीरियड तो है बट कार्बन डज नॉट कंटेनिंग एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, डाइमराइजेशन करेगा, ठीक है, डाइमराइजेशन, डाइमर बना देगा, ठीक है, डाइमर बना देगा, ठीक है। AlHCH3/2 ये भी अपने आप को स्टेबलाइज, क्योंकि लेविस एसिड है, सारी लेविस एसिड है, और अपने आप को क्या करेंगे, ये डाइमराइजेशन करेंगे, तो Al2H2CH3/2, ठीक है। हमेशा ब्रिजिंग के अंदर जो आएंगे ना बच्चों, ध्यान में रखना, स्मॉलर ग्रुप्स आते हैं, जो स्मॉलर होते हैं वो ब्रिजिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन है, तो दोनों में से ब्रिजिंग कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, तो स्मॉलर साइज जो होते हैं वो ब्रिजिंग बनाते हैं, तो जो जनरली बैक बॉन्ड नहीं करते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमराइजेशन करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो चुका है आप लोगों का, वेरी गुड वेरी गुड। तो डाइमराइजेशन करेंगे, और डाइमराइजेशन में 2 पॉइंट आते हैं, मैंने आपको बोला था कि इसमें एक तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड मिलेगा, या फिर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स ब्रिजिंग आपको मिलेगी। ब्रिज की बात करें, टर्मिनल की, तो टर्मिनल तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, पर जो ब्रिज की बात करें, ब्रिजिंग, तो ब्रिजिंग कौन सी है, 2 टाइप की ब्रिजिंग हो सकती है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ब्रिजिंग में, ध्यान में रखना, ब्रिजिंग के अंदर अगर आपके ब्रिजिंग में कोई आर ग्रुप आ जाए, आर ग्रुप, ब्रिजिंग के अंदर कोई आर ग्रुप आ जाए तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ब्रिजिंग में कोई हैलोजन आ जाए, एक्स ग्रुप आ जाए, हैलोजन आ जाए, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स।
बस हो गया, बात खत्म, पैसे हजम। ठीक है, चलिए, तो यही है आप लोगों की ब्यूटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्यूटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल डायमराइजेशन करे बाद ये आपको पूछ लेता है। ठीक है, ये पूछ लेता है आपको, बताइए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में पॉसिबल है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड किस में पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, और टर्मिनल तो हमेशा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ध्यान में रखना, टर्मिनल का कोई दिक्कत नहीं, सारा खेल ब्रिजिंग है, तो ब्रिजिंग आर ग्रुप आ जाए तो 3 सेंटर, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रीच नहीं बोला जाएगा, डेफिशिएंट, और इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। तो अगर हैलोजन ब्रिजिंग में आ गए तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो जाता है, आर ग्रुप ब्रिजिंग में आ गए तो इसमें से डेफिशिएंट कौन कौन है, ये डेफिशिएंट है ना, ये डेफिशिएंट है, ये डेफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है, दिस इज द सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, सफिशिएंट मॉलिक्यूल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे। तो ये ही है बच्चों डायमराइजेशन, डायमराइजेशन। थर्ड आता है जो आप डायमराइजेशन करके भी स्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं, वो 3 लोग मिलकर फिर बोलते चलो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना। जब 2 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाते हैं तो बोलेंगे चलो 3 लोग मिलकर कुछ कर लेंगे, तो वो कहने के पॉलीमराइजेशन पे करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल डायमराइजेशन करके स्टेबलाइज नहीं होते हैं बेचारे, वो पॉलीमराइज हो जाते हैं, पॉलीमराइजेशन कर जाते हैं। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन जैसे बेरिलियम H2 इन द गैसियस में मोनोमर फॉर्म में रहता है, गैसियस स्टेट के अंदर, बट जैसे लो टेम्परेचर आप कम करते हो तो ये पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो बेरिलियम H2 जो होते हैं वो गैसियस में यानी हाई टेम्परेचर थोड़ा, तो ये मोनोमर हो गए, मोनोमर, और जैसे आप इसको टेम्परेचर कम करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, बेरिलियम H2 सॉलिड, है ना, एस लिखते हैं हम यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कायन में कन्वर्ट हो गया पॉलीमर, पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, तो ये क्या करते हैं, ये भी लेविस एसिड है, बेरिलियम H2, इनके पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकम्प्लीट द ऑक्टेट, ये भी है ना, तो 2 2 4 हो जाएगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है दैट डज नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट, तो दे आल्सो एक्ट एज अ लेविस एसिड। ठीक है, लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल, स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो लेविस एसिड लेस स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। आप क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डायमर बनाते हैं। चलो एक और किसी से हम हाइड्रोजन ले लेंगे तो बोलेंगे डायमराइजेशन, एक दूसरे 2 मॉलिक्यूल लेकर डायमराइजेशन, तो ये डायमर बना रहे हैं, बट आफ्टर डायमराइजेशन भी ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट द ऑक्टेट, तो अभी भी लेविस एसिड है और अभी भी अनस्टेबल है और लेस स्टेबल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अनस्टेबल का ना लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आ गई है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। चलो एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आके कोऑर्डिनेट कर जाता है, बेरिलियम है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कोऑर्डिनेट कर जाता है और ये पॉलीमर चैन बना देते हैं, पॉलीमर चैन, है ना। ब्रिजिंग में तो हाइड्रोजन है ही, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रिजिंग में हाइड्रोजन तो है, और इस टाइप की ये पॉलीमर, ये हाइड्रोजन और कहीं अटैच हो गए, ये हाइड्रोजन और दूसरे यूनिट में, और ये क्या बनाएंगे, पॉलीमर बाय एन, और इसको सॉलिड वर्ड लिखते हैं, है ना। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सॉलिड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कौन से अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल, बट कंप्लीट द ऑक्टेट, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, अब कंप्लीट द ऑक्टेट, तो नॉट एक्ट एज ए लेविस एसिड, नॉट एक्ट एज ए लेविस एसिड। अब ये लेविस एसिड करके एक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि कंप्लीट हो गई अपनी ऑक्टेट, कंप्लीट हो गई अपनी ऑक्टेट। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन होगा, इसलिए मैंने बोला था ना बेरिलियम H2 सॉलिड फॉर्म में पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, और इसमें अगर ब्रिजिंग कौन है, आर ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हैलोजन आ जाए तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन।
तो पॉलीमर इज मोर स्टेबल देन मोनोमर, ये क्लियर हो गया आपका कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो अगर आपको बोला गैसियस और सॉलिड में मोर स्टेबल कौन है, तो सॉलिड इज मोर स्टेबल देन गैसियस फॉर्म। होपफुली अंडरस्टैंड आई क्या बात समझ में? तो ये थोड़ी बीमारी थी आपको थोड़ी, यानी सॉलिड। तो अब मुझे नहीं लगता कि इस बीमारी आपको आगे परेशान करेंगे, कब बैक बॉन्ड करना है, कब डायमराइजेशन करना है और कब पॉलीमराइजेशन करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक्स हैलोजन जनरली हैलोजन ही होगा आयशा, है ना? एक्स जनरली हैलोजन ही होता है। ठीक है, हाँ। बट उसके अलावा अगर कोई लोन पेयर डोनर भी आता है तो आप रख सकते हो, बट जनरली हम एक्स लेते हैं क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर तो ज़्यादातर हैलोजन ही यूज़ किया गया है। हाँ, आप ऑर्गोनोमेटेलिक की तरफ जाओगे फिर आप थोड़ा सा चेंज होगा वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये है बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखता हूं, देखते हैं कि आप लोग अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये दिया गया आपको सिलिकॉन O4 4 निगेटिव, फॉस्फोरस O4 3 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव और ClO4 निगेटिव। आपको पॉलीमराइजेशन ऑर्डर लिखनी है इनकी। ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब आपके sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज है और आपको पॉलीमराइजेशन ऑर्डर लिखनी है। चलो, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे बताओ मुझे, आराम से अप्लाई करिएगा। ABCD में पॉलीमराइजेशन ऑर्डर। चलिए आराम से। अप्लाई योर कॉन्सेप्ट, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट। जिस टाइम आप उम्मीद हारते हो ना, ध्यान में रखिएगा, भगवान आपके लिए एक नई स्टोरी लिखता है ना। वो चाहता है कि आप करें और मेहनत करें। ठीक है, कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए आपने टाइम दिया है उस टाइम को यूटिलाइज करो और मेहनत करो, अपने आइडेंटिफाई करो कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। इस बैच का मोटो भी यही था, है ना। अचीवर्स बैच का मोटो क्या है, इस रिपीटर्स बैच का मोटो भी क्या है कि हम अपनी गलतियों को पहले समझे कि क्या गलती हम कर रहे हैं, फिर उस पर काम करें। ठीक है, फिर उस पर काम करें। चलिए बताइए, क्या ऑर्डर होंगी आपकी। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा बैक बॉन्डिंग। अब इनमें मोर बैक बॉन्डिंग हो रही है बिकॉज इसकी साइज कम है, तो हम बोले कि यहां पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो मोर बैक बॉन्ड हो रहा है। और मोर बैक बॉन्डिंग लेस पॉलीमराइजेशन, बिकॉज बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस पॉलीमराइजेशन विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो पॉलीमराइजेशन डिक्रीज हो जाती है। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, पॉलीमराइजेशन विल बी डिक्रीज, पॉलीमराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ मोर बैक बॉन्डिंग और इसमें लेस, बिकॉज सिलिकॉन लार्जर साइज का, ऑक्सीजन स्मॉलर साइज का है, तो इसमें लेस बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेस बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो लेस बैक बॉन्डिंग, तो ये पॉलीमराइजेशन। तो हम लेंगे ए में पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा बी से, बी में पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा सी, और सी से देन डी। मोर बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, पॉलीमराइजेशन विल बी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अगर स्टेबिलिटी पूछा जाए तो आप बताओ क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इन्हीं में, इन ABCD में स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने लिखना है ना, कमेंट में आप लिखना स्टेबिलिटी, उसके आगे ये आंसर लिखना है ना, नहीं तो मिक्स ना हो जाए। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। चले, स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या लगता है आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होने वाली है? सब कह रहे हैं कि डी इज मोर स्टेबल, डी इज मोर स्टेबल है ना, बच्चे कह रहे हैं कि डी मोर स्टेबल होगा, DCBA आएगा, ठीक है। ठीक है, करेंगे काम उस पर अंकिता, है ना, अंकिता उस पर काम करना पड़ेगा आपको, आपकी गलतियों को आपको पहचानना पड़ेगा पहले तो, है ना, कहाँ आपकी एक्यूरेसी कम हो रही है, पहले एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो जितने भी आंसर आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं सारे आंसर गलत हैं, है ना, सिर्फ छाया ने सही आंसर किया है। करेक्ट आंसर इज द ABCD। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया भाई, A इज मोर स्टेबल देन B, B इज मोर स्टेबल देन C, C इज मोर स्टेबल देन D। ये क्यों स्टेबिलिटी हो गया? बैक बॉन्डिंग तो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसे कैसे हो गया? यही गड़बड़ होती है एग्जाम हॉल के अंदर, है ना, क्योंकि हमने रिलेशन नहीं लगाया, हमने समझा नहीं इसको, हमने अंडरस्टैंड नहीं किया कि मैंने पूछा क्या है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है आप उसको समझ नहीं पाते हो कभी कभी, है ना। मैंने स्टेबिलिटी पूछा है, अभी पॉलीमराइजेशन मुझे बताओ कि जो पॉलीमर होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, तो पॉलीमर मोर स्टेबल है, और जहां पे ये मोनोमर लेस स्टेबल हो गए, तो मोनोमर को आप कैसे पहले लिख सकते हो? क्योंकि पॉलीमराइजेशन यहां ज्यादा हो रहा है, और पॉलीमराइजेशन में एक यूनिट नहीं है, मोर देन 1 यूनिट्स आर प्रेजेंट, और ऑब्वियसली जो पॉलीमर्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो ऐसे जगह पे एग्जामिनर आपको घुमा सकता है और आपको गड़बड़ करवा सकता है। तो पॉलीमराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, पॉलीमराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। अगर सब मोनोमर होते थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सब मोनोमर है तो बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, बट जहां पॉलीमर भी आ जाए तो पॉलीमर इज मोर स्टेबल, है ना, तो पॉलीमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फटकने बैठ गया होगा, ठीक है, समझ में आया बच्चा आपको? हाँ, अगर ओनली मोनोमर वाले कंपाउंड्स है, सारे मोनोमर्स वाले कंपाउंड्स है, तो आप बोलेंगे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बट जहां पॉलीमर होते हैं यहाँ पे पॉलीमर्स होते हैं, सिलिकेट्स बना दे रहा है, सिलिकेट्स, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन कंपाउंड की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं हम सिलिकेट्स, नाम तो सुना होगा, है ना, नाम तो सुना होगा आपने। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हमें समझनी है। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे क्या समझना है हमें, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर वापस से आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। जो जो हमने अभी तक रिवाइज किया है, ट्रिक्स मैंने बताई है, उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो आप लोग, उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। चलो रेडी है सब लोग? चलिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा,
जो जो हमने पढ़ा है, अब उस पर किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप से ही हम हमारे सारे टॉपिक कवर करेंगे अचीवर्स बैच के अंदर बच्चों, है ना। तो पहले हम हमारी वीक एरियाज को समझेंगे, ठीक है, कि वीक एरियाज क्या है हमारे, ठीक है। उसके बाद उस पर काम करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम कम से कम गलतियां एग्जाम हॉल के अंदर कर पाए। गलतियां होती है बट कम से कम हो। चलिए आराम से। Read the question properly, then answer. Read the question properly, then answer. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है? सल्फर थर्ड पेड एलिमेंट है, सराउंडिंग में हाइड्रोजन है, लोन पेयर भी है, ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स है, और ड्रैगोज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल वाटर से कम होता है। वाटर इज नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, H2S ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वाटर जो हो गए इसका मच लेस देन वाटर, क्योंकि वाटर इज मोर बॉन्ड एंगल, ड्रैगोज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ग्रेटर होता है नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल से। ड्रैगोज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल, ठीक है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो जो भी ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन नॉट फॉलोड, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये दो मॉलिक्यूल आपके सामने हैं, आपको बताना है ये लीनियर है, ये बेंट है या कुछ और, ठीक है। चलिए आराम से बताएं, क्वेश्चन को समझें, अंडरस्टैंड करें, देन आंसर करें। थोड़ा सा मजा आएगा आपको, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस है, बड़े बेहतरीन से क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए बताएं बच्चों, तो एक कॉम्प्लेक्स, एक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और एक पर आपको निगेटिव दिख रहा है, उसी के बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। क्या आएगा इसका करेक्ट स्ट्रक्चर? करेक्ट स्ट्रक्चर, तो कुछ बच्चे सी चूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी चूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी चूज कर रहे हैं ना, डी। बट द करेक्ट ऑप्शन इज दी सी। करेक्ट ऑप्शन इज दी सी, है ना। बहुत ही, यानी एक बच्चे ने ही बस सही आंसर किया है, दो बच्चों ने सिर्फ, बाकी सब का पल्ला भारी हो गया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? नाइट्रोजन दैट कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दो बॉन्ड बन गए आपके पास, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 4, तो यहाँ पे आ जाएगा एक लोन पेयर आ जाएगी, एक आपका रेडिकल आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिया गया है ना, इसलिए मैं आपको कम करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, क्योंकि वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई है। तो 1 2 3 4 एक नेगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव स्टेबलाइज करेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। बट 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज दी sp2, और 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड्स पेयर होते हैं, तो इस शेप को हम बेंट शेप बोला जाएगा। दिस शेप इज कॉल्ड एज दी बेंट शेप, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, बराबर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन दैट कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए, तो ये आप अगर डबल बॉन्ड CN, इसकी वैलेंस से सेटिस्फाइड है,
इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो 2 आप क्या कहते हैं, एक लोन पेयर तो रहेगी ही, ठीक है। और यहाँ पे देखो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है, क्योंकि कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है ना। तो ये वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सबकी, इसलिए तो यहाँ पे 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है आपकी, जस्ट लाइक sp2, या फिर हम डायरेक्टली बेंड भी बोल सकते हो क्योंकि लोन पेयर एंड बॉन्ड्स पेयर आ रहे हैं, जस्ट लाइक बेंड शेप। तो हम इसको 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर जैसे आप भी देख सकते हैं, ठीक है, बट सिंपल है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, लेवल देखिए, थोड़ी सी लेवल, क्वेश्चन ऑफ लेवल केमिकल बॉन्डिंग में अब थोड़ा अपडेट होना है आपको। वही लेकर चलोगे तो फिर वही मार्क्स आते रहेंगे। आप बोलेंगे ना मेरे को सर मुझे 80 आ रहे हैं, मुझे 90 आ रहे हैं, उससे मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप को चेंज करना नहीं चाह रहे हो, आप अपनी गलतियों से सीखना नहीं पा रहे। आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आप पहले एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज करें कि कहाँ आप गलत हो सकते हो, ठीक है। चलिए आराम से सोच समझकर आंसर जरूर करें, जरूर करें। क्वेश्चन को रीड करें देन आंसर करें, रीड दी क्वेश्चन प्रॉपर्ली देन आंसर। BF3 एंड BF3 अडक्ट, ट्रू स्टेटमेंट आपको बता रहा है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। फटाफट आंसर आना चाहिए भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, तो फट 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 काम बनना चाहिए, है ना। चलिए तो बच्चे सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 100% सी ऑप्शन बिल्कुल। तो इस टाइप का क्वेश्चन गलत होगा नहीं, ठीक है। तो BF3 ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं और ये अडक्ट है आपका, है ना, यहाँ पे अडक्ट बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ये BF3 क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में आएगा, बिकॉज अडक्ट में क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी चेंज, ज्योमेट्री विल बी चेंज, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ध्यान में रखना। अडक्ट, जो अडक्ट होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है अडक्ट के अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिमिलर टू द कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अडक्ट बन रहा है इस टाइप का। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन इज द सी, ठीक है। जिन लोगों ने बी किया है उनका आंसर सही नहीं होगा बच्चों, कैसे भी आ सकता है, आप ही सोचिएगा बी कैसे पॉसिबल है। तो अडक्ट में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ओनली प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। SO3 CH4 NF3 BrF5, हाउ मेनी पोलार, पोलार कितने होंगे। पोलार हम किसको बोलते हैं बच्चों, पोलार जिसमें डायप्लो प्रेजेंट है ना। तो अगर आपके इसमें डायप्लो प्रेजेंट है तो वो पोलार हो जाएगी, ठीक है, परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो हम बोलेंगे इसको पोलार मॉलिक्यूल। और आपके इसमें डायपोल जीरो आ रही है, एकदम जीरो आ रही है ना, बाउंड मोमेंटम जीरो आ गया, जीरो आ गई आपकी, ठीक है, तो नॉन पोलार। तो आपको सिर्फ डायपोल मोमेंट निकालना है कि कौन से मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन से मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, जहां पे सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन एब्सेंट होगा वहां डायपोल मोमेंट होगी, जहां पे सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट होता है वहां पे जीरो हो जाती है, ठीक है। जहां पे वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होते हैं वहां पे डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगी, डायपोल मोमेंट होगी। तो वर्टिकल प्लेन आता है तो पोलर हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स से आप बहुत कम टाइम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बैक बॉन्डिंग कहां हुई बेटे, वहां पे बैक बॉन्डिंग थोड़ी हुआ है, तो अडक्ट बना है, आमिरुल्लाह अडक्ट बना है बेटा, अडक्ट, वो बैक बॉन्डिंग हुई नहीं है ना, दिस इज नॉट ए बैक बॉन्डिंग, तो अडक्ट बन रहा है। BF3 ने OET को के इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो दे फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, नॉट द बैक बॉन्डिंग, है ना। चलिए बताओ कितने हैं पोलार, पोलार मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसा करो डायरेक्ट मुझे ना ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए होगा
ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होने वाला है? डी होने वाला है। ए, बी, सी और डी। सब ए की तरफ चल रहे हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट और नॉट? चलो देखते हैं। तो ए ऑप्शन 101% करेक्ट हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये तो ये क्या हो, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर जो भी होते हैं उनकी डायपोलमेंट जीरो हो जाती है, डायपोलमेंट ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स इज द डायपोलमेंट जीरो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑल बॉन्ड मोमेंटम्स आर कैंसल टू ईच अदर है। D3H पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप निकालो, खत्म हो जाएंगी बात है ना। CH4 जो होते हैं वो टेट्राहाइड्रल होते हैं और आइडेंटिकल टेट्राहाइड्रल की भी डायपोलमेंट जीरो आती है, जीरो आती है, भी नहीं होगा। ठीक है, NF3 जो होती है बच्चों C3V आती है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब डायपोलमेंट नॉट बी जीरो है ना, नॉट बी जीरो, तो ये हो जाएगा। BRF5 जो होते हैं बच्चों, इनका पॉइंट ग्रुप आता है C4V ट्रायगोनल पेंटागोनल स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट, स्क्वायर 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड्स पे, तो स्क्वायर पिरामिडल, तो यहाँ पे कोई प्लेन पोजेस कर ही नहीं सकता है। एंड ऑल बॉन्ड मोमेंटम इज नॉट कैंसल टू ईच अदर, ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये इसको, बट इसको कौन कैंसिल करेगा? ठीक है, इसलिए जीरो नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके नॉट बी जीरो होंगे, यानी पोलर होगी, पोलर, और ये दोनों आपके नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर। ठीक है, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन इज दी ए ऑप्शन इज विल करेक्ट। आइडेंटिकल टेट्राहाइड्रल और आइडेंटिकल ऑक्टाहाइड्रल जो होते हैं वो जीरो डायपोल मोमेंट दिखाते हैं, आइडेंटिकल है वो, है ना। तो आइडेंटिकल टेट्राहाइड्रल और आइडेंटिकल ऑक्टाहाइड्रल आर जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सही किया है। कोई क्वेश्चन है? अंजलि, देविया, बी क्यों आ रहा है आपका? भाई CH4 जो है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल की डायपोलमेंट हमेशा जीरो होती है, कभी भी ध्यान में रखना, चाहे वो टेट्राहाइड्रल हो चाहे वो ऑक्टाहाइड्रल हो, वो हमेशा जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, आइडेंटिकल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड करें देन आंसर करें। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? पहला है एसिड बेस रिएक्शन, सेकंड है आपका VSEPR, नंबर ऑफ लोन्स पेयर और बॉन्ड पेयर वगैरह निकालना है। उसके बाद पॉइंट ग्रुप, तीन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, ज़्यादा गलती ना करना, बस पहले सोचो क्या दिया है फिर आंसर करो। रीड दी क्वेश्चन प्रॉपर्ली। लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए कितने बेहतरीन से क्वेश्चन है बच्चों, क्या लेवल है क्वेश्चन की। चलिए सोचो, रिएक्शन करो, देन आंसर करो। थिंकिंग लेवल को जरूर बढ़ाए अपनी। तो क्या दिया? SO2 एंड Cl2 रिएक्ट करेंगे एक्टिव चारकोल में एंड गिव्स प्रोडक्ट C। व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट ना? प्रोडक्ट आपको बताना है। प्रोडक्ट जो कंटेनिंग C2 और सिग्मा V होगा, प्रोडक्ट ओनली कंटेनिंग सिग्मा V प्लेन्स, इट्स डायपोल मोमेंट, इट हैज डायपोल मोमेंट। प्रोडक्ट हैज 9 लोन पेयर इन ओवरऑल and the product has 1 lone pair on central atoms and 1 double bonds as a SO2, as a SO2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छी लेवल वाला है ना, 4 मार्क्स की लेवल वाला है। 2 मार्क्स में तो नहीं बन सकते ऐसे क्वेश्चन, बट 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जा सकते हैं। ट्राई करा करो एटलीस्ट। देखो गलत होने से कभी मत डरा करो। गलत होगा, यहाँ गलत होगा, एग्जाम में सही होगा। यहाँ आप अप्लाई नहीं करोगे, एग्जाम में फिर गड़बड़ हो जाएगी।
तो यहाँ गलत होने से कभी मत डरा करो, है ना, कभी नहीं डरना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। वेरी गुड, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही से आंसर किया है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे SO2Cl2 साथ रिएक्शन का और SOCl2 निकलेगा बाहर, ठीक है, SOCl2 एस डबल बॉन्ड्स OCl2 और एक लोन पेयर है आपके पास, यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। और SOCl2 जो है वो कौन से अरेंजमेंट में है? पैरामेडल अरेंजमेंट। पैरामेडल अरेंजमेंट कौन से अरेंजमेंट में है बच्चों? पैरामेडल। एक लोन पेयर होती है और 3 बॉन्ड्स पेयर होते हैं पैरामेडल। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा C2 एक्सिस पजेस करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे इट्स कंटेंट C2 और सिग्मा V ओनली बोला है, ठीक है। तो इस कंटेंट सी, बट यहां पे ओनली CS पॉइंट ग्रुप्स आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ प्रोडक्ट ओनली कंटेनिंग सिग्मा V, ठीक है, सिग्मा V प्लेन्स, ठीक है, बट दे डज नॉट कंटेनिंग C2 क्योंकि यहां लोन पेयर है, यहां पे बॉन्ड पेयर है। कैसे C2 पॉसिबल है? ये चलो ये कर लेंगे, बट ये कैसे कर पाएंगे आप सोच ही ना सकते, ठीक है। तो इसमें C2 तो नहीं है, डज नॉट कंटेनिंग C2, ठीक है, डज नॉट कंटेनिंग C2, तो आपने उसको कर दिया। तो सिग्मा V पोजेस कर सकता है, वर्टिकल प्लेन पास कर सकते। इस लोन पेयर आप, एक लोन पेयर आपके साइड में है, डबल बॉन्ड इधर है और 2 क्लोरीन ऐसे है, तो मैं यहां से पास कर सकता हूं, है ना। ये 2 क्लोरीन को आप ऐसा कंसिडर करो, लोन पेयर इधर है, बॉन्ड पेयर इधर है, तो आप यहां से वर्टिकल प्लेन पास कर रहे हो, तो वर्टिकल प्लेन पोजेस कर सकता है, बट दे डज नॉट पोजेस C2 एक्सेस, ठीक है। आप चलो इसको और इसको तो इक्विवेलेंट करोगे, बट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैसे इक्विवेलेंट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल ही नहीं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को आप कर सकते हो। तो सिर्फ सिग्मा वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट हो गया ना, वर्टिकल प्लेन आपके प्रेजेंट हो गया। CS पॉइंट ग्रुप बोल सकते हैं ना, आइडेंटिटी और प्लेन जहां पे होते हैं, और डायपोलमेंट है, ऑलरेडी डायपोलमेंट होगा 100%, तो ये आपका सही है। प्रोडक्ट हैज 9 लोन्स पेयर इन ओवरऑल। चलो देखते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 1 2, ठीक है। क्लोरीन के पास 3 है, 1 2 3, इसके पास 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए देखिएगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो 9 लोन्स पेयर। तो ओवरऑल कितने हैं? ओवरऑल 9 लोन्स पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और लास्ट क्या दिया है? प्रोडक्ट हैज लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम और एक डबल बॉन्ड है, ये भी सही है। इसलिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस हमें भी होना पड़ेगा, जब एग्जामिनर एडवांस हो रहा है तो हमें भी लेवल थोड़ी बनानी पड़ेगी प्रिपरेशन के अंदर बच्चों, ठीक है। वही प्रिपेयर करने से फिर बात नहीं बनने वाली, ठीक है। आपका क्या होता है कि बस वही प्रिपेयर करते हो, यहाँ से पढ़ लेता हूँ मैं, वहाँ से पढ़ लेता हूँ, इधर पढ़ लेता हूँ, बट लेवल आपको बढ़ानी पड़ेगी खुद से ही, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द N5 पॉजिटिव? N5 पॉजिटिव के बारे में ट्रू आपको बताना है। N5 पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आराम से सोचे देन आंसर करें, क्वेश्चन को रीड करें देन आंसर करें। N5 is linear in the shape in the solid state. N5 positive has resonance stability. It has salt with NO और NO2. NO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनाएगा, ऐसा कह रहे हैं हमें। SbF5 निगेटिव को रीड करो अच्छे से, फिर आंसर करो, गड़बड़ मत करो बस, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है बस बड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है, जो अभी बने भी नहीं हैं प्री एग्जामिनेशन में, अब अगर बन सकते हैं आपके अपकमिंग सेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिसको पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। PYQs वगैरह तो आप कर लेते हो अच्छे से, हम मॉडिफाइड करके नई चीज़ें ले रहे हैं ताकि आपके नई चीज़ें भी कवर हो जाए और पूरा ओल्ड वाली चीज़ें भी रिवाइज हो जाए, है ना। तो वो तो आपका हो ही जाता है, PYQs तो आपके आराम से बन ही जाते हैं,
बट मॉडिफाइड चीज़ें आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चल रही है। चलो बताओ क्या आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द ट्रू अबाउट N5 पॉजिटिव? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है ना, ए बी सी डी में आंसर करिए आप, क्या आ जाएगा। चलो सी को तरफ प्रायोरिटीज दिख रही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी। वेरी गुड वेरी गुड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो N5 जो है आपका N को अटैच ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसा ले सकते हो, इसको ट्रिपल बॉन्ड अभी हमने देखा है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में तो था ये, है ना। तो ये सेटिस्फाइड की वैलेंसी होगी, इसकी सेटिस्फाइड नहीं होती, इस पर प्लस आ जाएगा चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। और लोन पेयर भी है इसके पास, है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर है और ये नेगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव स्टेबलाइज करेगा तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज दिया है ना, ये निगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक लोन पेयर 2 बॉन्ड्स पेयर जैसे आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं बेंट शेप के जैसा दिखेगा। बेंट तो लीनियर तो नहीं हो सकता है, इट्स नॉट लीनियर, लीनियर तो नहीं है। ठीक है, तो लीनियर जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे देख से, फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं, ओनली थर्ड है, ओनली सेकंड एंड थर्ड है। ठीक है, तो N5 हैज द रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी बराबर है, रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, ये इधर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, इधर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो है, ये तो 100% है। ठीक है, और उसके बाद दिया कि N5 पॉजिटिव SbF5 निगेटिव कैन ऑक्सीडाइज NO और NO2 बराबर है, क्योंकि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं बट रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स करेक्ट। तो ये NO क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करके NO पॉजिटिव बना सकता है। ठीक है, ये NO2 ऑक्सीडेशन करके NO2 पॉजिटिव बना सकता है, ऑक्सीडेशन करेगा, बिकॉज दैट बोथ आर कंटेनिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, चलिए तो यही है भाई ना। चलो कुछ होमवर्क्स आप लोगों को दे देते हैं। ये पहला क्वेश्चन आज के होमवर्क का, अच्छे से ध्यान में रखिए, है ना। पहला सेल्फ आयनाइजेशन दिया गया है, बट हिंट आपको मिल गई है कि कैटायंस और एनायन बनेगा। ठीक है, कैटायंस और अनायंस आपके बनेंगे, ये आपको हिंट दे दी गई। ठीक है, अच्छे से करिएगा, रिलैक्स माइंड के साथ। ठीक है, सोच समझ कर, बस गड़बड़ नहीं करना है, जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसको सोच समझ के करना है। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, है ना, जो आज हमने पढ़े ना उस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करिएगा, एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, बट सोच समझ के करना, जो भी आप कर रहे हो पहले उसको थिंक करो, थिंकिंग लेवल को बढ़ाओ, अपनी लेवल अच्छे है, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा और इसी लेवल से हम पढ़ेंगे आगे वाले सेशंस को भी बच्चों, है ना। तो अचीवर्स बैच के अंदर इसी लेवल से हम पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको भी। ठीक है, चलो ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, कुछ भी क्यूरीज आते हैं आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर। ठीक है, चलिए ख्याल रखें, सेफ रहे, हेल्दी रहे। चलिए, बट आंसर देना ज़रूर है ना, आंसर ज़रूर करना, जो जो होमवर्क्स आपको दिए जाते हैं उनको ज़रूर देखा करें। ठीक है, हाँ चलिए।